Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. जब नहीं था साबुन सर्फ, तब कैसे साफ होकर चमकते थे राजा रानियों के कपड़े। क्या आपने कभी इस बात पर गौर किया है कि जब साबुन और सर्फ नहीं रहे होंगे तो कपड़े कैसे धुलते रहे होंगे, राजा रानियों के महंगे कपड़े कैसे साफ होकर चमकते रहे होंगे, कैसे आम साधारण व्यक्ति भी अपने कपड़े धोता रहा होगा। भारत में आधुनिक साबुन की शुरुआत 130 साल पहले ब्रिटिश शासन में हुई थी। लीबर ब्रदर्स इंग्लैंड ने भारत में पहली बार आधुनिक साबुन बाजार में उतारने का काम किया। पहले तो ये ब्रिटेन से साबुन को भारत से आयात करती थी और उनकी मार्केटिंग करती थी। जब भारत में लोग साबुन का इस्तेमाल करने लगे तो फिर यहाँ पहली बार उसकी फैक्ट्री लगाई गई। ये फैक्ट्री नहाने और कपड़े साफ करने दोनों तरह के साबुन बनाती थी। नॉर्थ वेस्ट सोप कंपनी पहली ऐसी कंपनी थी जिसने 1857 में मेरठ में देश का पहला साबुन का कारखाना लगाया। ये कारोबार खूब फला फूला। उसके बाद जमशेदजी टाटा इस कारोबार में पहली भारतीय कंपनी के तौर पर कूदे। लेकिन सवाल यही है कि भारत में साबुन का इस्तेमाल नहीं होता था। सोडे और तेल के इस्तेमाल से साबुन बनाने की कला नहीं मालूम थी, तो कैसे कपड़े को धोकर चकमक किया जाता था। भारत वनस्पति और खनिज से हमेशा संपन्न रहा है। यहाँ एक पेड़ होता है जिसे रीठा कहा जाता है। जब कपड़ों को साफ करने के लिए रीठा का खूब इस्तेमाल होता था। राजाओं के महलों में रीठे का पेड़ अथवा रीठा के उद्यान लगाए जाते थे। महंगे रेशमी वस्त्रों को कीटाणु मुक्त और साफ करने के लिए रीठा आज भी सबसे बेहतरीन ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है। प्राचीन भारत में रीठे का इस्तेमाल सुपर सोप की तरह होता था, जिसके छिलकों से झाग पैदा होता था, जिससे कपड़ों की सफाई होती थी। वो साफ भी हो जाते थे और उन पर चमक भी आ जाती थी। रीठा कीटाणुनाशक का भी काम करता था। अब रीठा का इस्तेमाल बालों को धोने में खूब होता है। रीठा से शैम्पू भी बनाए जाते हैं। ये अब भी खास लोकप्रिय है। पुराने समय में भी रानियां अपने बड़े बालों को इसी से धोती थी। इसे सोप बेरी या वॉश नट भी कहा जाता था। जब दो तरह के कपड़े साफ होते थे तब दो तरह के कपड़े साफ होते थे। आम लोग अपने कपड़े गर्म पानी में डालते थे और उसे उबालते थे। फिर इसे उसमें निकालकर कुछ ठंडा करके उसे पत्थरों पर पीटते थे, जिससे उसकी मैल निकल जाती थी। ये काम बड़े पैमाने पर बड़े बड़े बर्तनों और भट्टियां लगाकर किया जाता था। अब भारत में जहाँ बड़े धोबी घाट हैं, वहाँ कपड़े आज भी इन्हीं देसी तरीकों से साफ होता है। उसमें साबुन या सर्फ का इस्तेमाल नहीं होता। महंगे और मुलायम कपड़ों के लिए रीठा का इस्तेमाल होता था। पानी में रीठे के फल डालकर उसे गर्म किया जाता था। ऐसे करने से पानी में झाग उत्पन्न होता है। इसको कपड़े पर डालकर उसे ब्रश या हाथ से पत्थर या लकड़ी पर रगड़ने से कपड़े साफ हो जाते थे, बल्कि कीटाणु मुक्त भी हो जाते थे। शरीर पर किसी प्रकार का रिएक्शन भी नहीं करते। एक तरीका साफ करने का और भी था, जो भी खूब प्रचलित था। ग्रामीण क्षेत्रों में खाली पड़ी भूमि पर नदी, तालाब के किनारे अथवा खेतों में किनारे पर सफ़ेद रंग का पाउडर दिखाई देता है, जिसे रेह भी कहा जाता है। भारत की ज़मीन पर यह प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इसका कोई मूल्य नहीं होता। इस पाउडर को पानी में मिलाकर कपड़ों को भिगो दिया जाता है। इसके बाद कपड़ों, लकड़ी की थापी या पेड़ों की जड़ों से बनाए गए जड़ों से रगड़कर साफ कर दिया जाता था। रेह एक बहुमूल्य खनिज है। इसमें सोडियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट और कैल्शियम सल्फेट होता है। इसमें सोडियम हाइपोक्लोराइट भी पाया जाता है, जो कपड़ों को कीटाणु मुक्त कर देता है। प्राचीन चीन में नए सिल्क के कपड़े टबों में भिगोकर उन्हें इसी तरह पीटकर साफ किया जाता था। नदियों और समुद्र के सोडे से भी साफ होते थे कपड़े। जब नदियों और समुद्र के पानी में सोडे का पता लगा
तो कपड़े धोने में इसका भरपूर इस्तेमाल होने लगा। प्राचीन भारत ही नहीं बल्कि कुछ दशक पहले तक भी मिट्टी और राख से बदन पर रगड़कर भी भारतीय नहाया करते थे, फिर अपने हाथ साफ करते थे। राख और मिट्टी का इस्तेमाल बर्तनों को साफ करने में भी होता था। पुराने समय में लोग सफाई के लिए मिट्टी का प्रयोग करते थे। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.